बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तीसरी अंक ऑफिशियल और ये आपका खाकसार। दुआ ये है कि या मेरे मालिक इन वीलॉग्स की वसातत से जो मेरा आपसे इस चैनल की वसातत से एक तल्लक कायम हुआ है, या अल्लाह इसको मज़ीद तवाना करना। पिछले वीलॉग्स सियासी सूरत हाल पे होते रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़ासकर पिछले एक हफ्ते से, स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि जो उन्होंने लाहौर में डेरा जमाया हुआ था, उस पे बहुत सी डेवलपमेंट हैं जिन पे बात होगी। लेकिन आज मैं अपने व्लॉग में सिर्फ आज जो बजट पेश हुआ है उस पे मैं आप लोगों से बातचीत करनी चाहूँगा। इससे पहले कि मैं बातचीत की आगाज़ करूँ, आपसे फिर वही इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करें, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा आपसे एक वादा है और ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हत्तुल इम्कान जहाँ तक मेरा बस होगा मैं आपके साथ सच्ची खबरें शेयर करूँगा और बगैर किसी जानबदारी के तज़िये आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। ये एक मुख्तसर सा मेरा इंट्रो था जो मैंने आपसे अर्ज़ की। आज के व्लॉग की हम इब्तिदा करते हैं इसहाक डार साहब ने वही जो हुकूमतें करती हैं पिछली हुकूमतों पे, उन्होंने ख़ासकर इमरान साहब की हुकूमत पे उन्होंने डाला कि ये उन्होंने किया, वो किया। तो मेरा हमेशा ये रहा है, एक आप देखते हैं मेरे जितने भी व्लॉग्स देखते हैं कि मैं तारीख़ी हवालों से बात शुरू करता हूँ, माजी से शुरू करता हूँ। तो डार साहब को मैं उनको मैं उन्हीं के माजी के दौर में लेके जाता हूँ 2008 में, जब पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने मिल के हुकूमत बनाई थी। डार साहब पहले वजीर ख़जाना आए थे और डार साहब ने जो सबसे पहली मेहरबानी की थी वो इन्होंने आके अपनी बजट तकरीर में ये कहा था कि पिछली हुकूमत, उन्होंने वो डाला था जो चौधरी परवेज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी जो, तो उन्होंने ये पूरी दुनिया में जिस तरह, थोड़ा सा एक और हवाला दे दूं, ये इमरान खान की हुकूमत में वो सरवर अवान जो था, जो उसने PIA के मतलब PIA पायलटों के मतलब बयान दे के पूरी दुनिया में जो जागनसाई हमारी करवाई थी, वही जागनसाई 2008 में डार साहब ने यह कह के हमारी करवाई थी कि जितने IMF को फिगर दिए गए हैं वो सारे फैब्रिकेटेड थे और उस पर बहुत शोर मचा। एक्चुअली वो बरूदी सुरंग जो थी, इन्हें पता था कि हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी है महीने 2 महीने बाद, तो उनके लिए इन्होंने ये बरूदी सुरंग बिछा दी थी। उसके बाद IMF का इतबार पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं और वजारत खजाना से उठ गया था और उन्होंने अपनी डिस्प्लेयर भी शो की थी। तो ये आज मैं 2008 का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि इसका आज की सूरत हाल से भी वही तल्लक है। जिस तरह डार साहब ने पिछली हुकूमत पर डाला है, तो डार साहब ये कोई नई बात नहीं है। सब जो है वो बरूदी सुरंगें जो हैं वो सब सियासी लोग बिछाते हैं आने वालों के लिए। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि पहले डार साहब थे, डार साहब महीने 2 महीने बाद नून लीग ने सब ने हुकूमत छोड़ दी, उससे अलग हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। तो एक्चुअली उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 2 लोग थे जिनसे वो काम ले सकते थे, एक थे सलीम मांडीवाला और दूसरा नवीद कमर। गालिब इम्कान यही था कि वो नवीद कमर को वजीर खजाना बना देंगे, लेकिन खुदा बेहतर जानता है उनकी भी क्या मजबूरियां थी। जरदारी साहब की अच्छा खेलने वाले हैं, लेकिन पहले उन्होंने शौकत तरीन को गालबन लिया, फिर हफीज शेख को लिया। और आपको ये इल्म है कि ये दोनों आदमी जो हैं ये आलमी बैंक, आलमी मालियाती अदारों के ये प्यादे हैं। इन्होंने कभी पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के साथ वफा में कोई काम नहीं करना। तो इन्होंने उस दौर में जो आलमी मालियाती अदारे चाह रहे थे, पाकिस्तान को इन्होंने स्ट्रांग नहीं होने दिया और आपने वो देखा पीपल्स पार्टी का वो दौर जो है वो कोई इतना अच्छा अवाम के लिए दौर नहीं था। उसके बाद आ गए डार साहब। डार साहब बड़े काया हैं। गो के डार साहब जब चार्टर अकाउंटेंट थे
तो डार साहब के क्रेडिट में एक और भी बात जाती है, इन्होंने वो चमड़ा वो जो टेनरी थी शेख मोहम्मद हुसैन वाली, वो भी डुबोई थी जिसके ये चार्टर अकाउंटेंट थे। तो डार साहब जज्बाती बड़े हो जाते होते हैं बातें सुन के, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा डार साहब इस पे भी कोई सीख पा होंगे। लेकिन ये डार साहब का क्रेडिट है, कोई इतना अच्छा एज ए चार्टर अकाउंटेंट उन्होंने जिसको भी सरपरस्ती की है उसको डुबोई ही है। अल्लाह खैर करे, मेरे पाकिस्तान की भी खैर हो, क्योंकि इस वक्त उन्हीं के हाथ में भाग दौड़ है। डार साहब आए, डार साहब ने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए अच्छी गेम की, लेकिन डार साहब ने अपने दौरे हुकूमत में दो बहुत बड़ी डंडियां मारी थी, मैं उनका एक जिक्र कर लूं। पहली चीज है दुबई की रियल स्टेट। जिन लोगों को वाकफियत नहीं है दुबई की रियल स्टेट से, उनको मैं बता दूं कि दुबई की रियल स्टेट जो है, मेन जो है, वो पाकिस्तान का जो 2 नंबर पैसा कमाते हैं, खासकर हमारे ताजर हजरात और सारे, एक उस पे उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, और ख़ासकर उस दौर में तो बहुत ज़्यादा ही था। मैं 2008 से ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जब बरतानिया में अरूज पे आया हुआ था ये रियल स्टेट का बिजनेस। और दूसरा इंडियंस का। तो वहाँ ये हुआ कि वहाँ की रियल स्टेट पे थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ था। तो क्योंकि डार साहब के बेटों के भी वहाँ कंपनी है और ये इसी रियल स्टेट के बिजनेस में वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान की रियल स्टेट पे उस वक्त बहुत नाजायज़ किस्म के टैक्सेस लगाए, जिस पे फिर पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट जो है 2-3 साल उसका बड़ा बुरा हाल रहा और बहुत शोर मचा। एक तो डार साहब के क्रेडिट में वो जाता है, दूसरा ये स्कूप बॉन्ड्स जो हैं जो इन्होंने बेचे थे, वो भी जो कारकर्दगी है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट रेट था उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो बेचे गए। कहने वाले यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान से पैसा बाहर गया हुआ था वही पैसा जो है उससे वो खरीदे गए हाई रेट पे इंटरेस्ट के लिए, और फिर जो माफिया उस पर काम कर रहा था डार साहब की ज़ेरे निगरानी, उसने उसमें बहुत लंबा चौड़ा पैसा बनाया। जब डार साहब नवाज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो डार साहब को खौफ था हुदैबिया पेपर वाला जो केस है कि उसमें अब पनामा के बाद मैं ना धर लिया जाऊं। डार साहब फिर यहाँ लंदन आ गए, कमर दर्द, अल्लाह खैर करे, और बीमारियाँ भी फिर वो अरूज पे आ गई, जो अब माशाल्लाह खासी बेहतर है। ना शहबाज साहब को कभी कमर दर्द हुई है, ना डार साहब की तबीयत ख़राब हुई है, अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं। हकीकत की थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ। अब आई इमरान हुकूमत, तो इमरान साहब ने तो हुकूमत से पहले कहा हुआ था कि जी मेरे पास 200 दुनिया के बेहतरीन दिमाग बाहर बैठे हुए हैं जिनको मैंने लाना है, ये पॉलिसी करनी है, मैंने वो करनी है। इस तरह कहानी शुरू हुई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला ब्लंडर, असद उमर आया था, असद उमर को आराम से खेल लेने देते। जिस तरह वो IMF के साथ प्रोग्राम में जाने की बात कर रहा था, उस पे डॉलर जो है वो कंट्रोल हो जाना था। जब असल में डॉलर की उड़ान जो है वो जब मुफ्ता इस्माइल साहब आए शाहिद का कान अब्बासी साहब के साथ, तो आगे चल के मुफ्ता इस्माइल पे जब बात होगी तो उसी वक्त मुफ्ता इस्माइल ने, डार साहब ने जो डॉलर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल साहब जो है हमेशा डॉलर का जो गेम खेलते हैं उनकी बड़ी कुर्बत में रहती हैं। तो उस वक्त आप देख लें, आपके सामने फिगर्स हैं, उस वक्त का रिकॉर्ड आपके सामने है। तो डॉलर डार साहब के जाने के साथ ही जो है वो मुफ्ता इस्माइल साहब की ज़ेरे निगरानी काफ़ी उठा था उस वक्त भी। उसके बाद अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब आए अपना असद उमर साहब, तो डॉलर जा रहा था। अगर ये उस वक्त असद उमर के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते IMF के साथ तो पाकिस्तान की फिर भी सूरत हाल संभल सकती थी। लेकिन वही माफिया आपने देखा रातों रात, असद उमर जिसके मुतालिक इमरान खान कहता था दुनिया का बेहतरीन ये मेरे पास दिमाग है, उसकी तारीफें करता था, उस बेचारे को पता ही नहीं था कि मैं चेंज हो गया हूं। तो सुबह इमरान साहब ने उसे बुलवा के कहा कि यार तुम फारिग हो,
और किसको लेके आए? हफीज शेख को, वही जिसका मैंने आपको जिक्र किया है आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में जो वजीर खजाना आया था। उसने फिर बेड़ा गर्क किया। स्टेट बैंक पे रजा बाकर था, स्टेट बैंक को आपने नाम नेहाद खुद मुख्तारी दे के फिर डॉलर जो है मार्केट में खेलने दिया। एक्चुअली तो होना चाहिए था कि स्टेट बैंक जो है उस पर कंट्रोल करता, लेकिन उन्होंने उसको खुली छुट्टी दी। फिर डॉलर जो है वो उस वक्त से भागना शुरू हुआ। तो हफीज शेख साहब को जब फारग किया गया, सेनेट का जब इलेक्शन हुआ उस सीट पे आप लोगों के सामने है, क्योंकि हफीज शेख साहब तो कुछ और प्लान बना रहे थे, लेकिन करिश्मा साजों ने फिर उनको खींचा तो शौकत तरीन साहब आ गए। अब शौकत तरीन साहब का पीपल्स पार्टी का भी दौर देख लें कि उन्होंने क्या किया। फिर आप ये देखें कि जो बंदा अपना एक बैंक नहीं चला सका, उसने 2 दफा अपने बैंकों का क्या तबाही की है, आपने उसको फिर उसके हाथ में अपने मुल्क की भाग दौड़ दे दी। उन्होंने जो कुछ बेड़ा गर्क किया, उसके बाद अगला मरहला आ जाता है ये मौजूदा हुकूमत का। मौजूदा हुकूमत रौला डाल रही है वो, लेकिन रिकॉर्ड सारा आपके सामने है। मुफ्ती इस्माइल साहब आए, बैंक माफिया और डॉलर माफिया फिर रहे नाम अल्लाह का। जिस तरह डॉलर चढ़ा है वो इन लोगों की मिली भगत से, मैं आज भी बड़े वसूख के साथ कहता हूं, पूरे 1 साल से मैं कह रहा हूं कि यार मुझे चैलेंज कर दो कि तुम गलत कहते हो, तो मैं आपको सबूत दूंगा कि अब तो तहकीकात डार साहब ने जो करवाई है उसमें 8 बैंक इन्वॉल्व निकल आए। आपकी मुआशरत का सारा बेड़ा गर्क इस वक्त क्या हो रहा है? ये डॉलर की वजह से हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं कि आज इन्होंने बजट में कहा कि हमने, जिसको करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, कि जी वो हमने बड़ा कंट्रोल किया, हमने इंपोर्ट जो है वो इतने अरब डॉलर से हम इतने अरब डॉलर पे ले आए और वो हमने वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। मेरा ओपन चैलेंज है हर बंदे को, आप पाकिस्तान में किसी शहर की मार्केट में चले जाएं, अगर आपको उसी तरह फॉरेन गुड्स ना मिले तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लें। आप कहें कि ये बंदा झूठ बोलता है। मेरा सवाल ये है कि वो फॉरेन गुड्स कहां से आती हैं? वो फॉरेन गुड्स जो हैं सारी जो हैं, जिसको मैं कहता हूं ना नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी स्मगलिंग, उससे आती है। अफगान ट्रांजिट वहां से आपका सारा आ रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ड्यूटी किस पे होती है? सिगरेट। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा है कि सिगरेट पे क्या हो रहा है। पूरी बेल्ट जो है वहां पे जाली सिगरेटों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, सिगरेट तैयार होता है, आपकी लोकल मार्केट में आता है, आपका सारा टैक्स रेवेन्यू वहां से जा रहा है। ऑटो मार्केट लाहौर की, कराची की, किसी एक जगह जाकर देख लें किस तरह भरा हुआ है, किन लोगों से भरा हुआ है, कौन सा माल है। जब आप कहते हैं कि जी इस दफा हमारी इंपोर्ट जो है इतनी हमने कंट्रोल की है, तो भाई वो डॉक्यूमेंटेड तो आए नहीं है, तो ये जो गुड्स अवेलेबल हैं वो नॉन डॉक्यूमेंटेड है ना। नॉन डॉक्यूमेंटेड चीजें बिकेंगी, बिक रही हैं, उसका जो पैसा है उससे ओपन मार्केट में डॉलर खरीदा जाता है और फिर वही उस माफिया के पास चला जाता है जो अफगानिस्तान से ये सारा गेम कर रहा है। ये सिंपल सा एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि आज ये जो शोर मचाते हैं कि जी डॉलर किस तरह कंट्रोल होगा, डॉलर किस तरह कंट्रोल होगा। डॉलर उसी वक्त कंट्रोल होगा जब आप पूरा अफगान बॉर्डर, ये जो ट्रेड हो रही है, चाहे ये अफगान ट्रांजिट के रूप में हो रही है, चाहे ये थ्रू कोयटा चमन बॉर्डर से हो रही है, जिस तरह भी हो रही है, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे लोकल मार्केट में ये स्मगल गुड्स। अब इसका क्या हुआ? आपको 2 नुकसान हुए। मेरी अर्ज ये है तमाम दोस्तों से कि जब तक आप मेरा पूरा व्लॉग नहीं देखेंगे आपको ये आज की पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। क्या नुकसान हुआ? गुड्स तो उसी तरह आई, एक तरफ हमने रेवेन्यू अपना जो है उसका हमें लॉस हुआ, जो आप देख रहे हैं कस्टम्स रेवेन्यू इस दफा पूरे नहीं होंगे। उसकी वजह यही है
कि वो लीगल तरीके से इंपोर्ट ही नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में ये स्मगलिंग के जरिए जो आया वो तो आया, और उसका पैसा जो है वो डॉलर खरीद के हमें दूसरा एक और नुकसान उठाना पड़ गया। तो इस पूरे वी लॉक करने का मेरा मकसद ये है, ये आपको समझाना है। ये असेंबली में कोई भी जो बैठा हुआ है ना, ये वहां पे कोई 15-20 मिनट का बोल लें डॉक्टर साहब के आगे कि डॉक्टर साहब ये हकीकत है, इन चीजों का जवाब दें कि मार्केट में यहां पे आप पेशावर का कारखाना बाजार से लेके कराची का वो जो बाजार है वहां तक आप देख लें, हर चीज आपको मिल रही है इंपोर्टेड। वो कहां से आ रही है? क्योंकि फिगर्स तो आपको बता रहे हैं कि आपकी इंपोर्ट जो है वो बहुत डाउन है। तो ये सारी हकीकत आप लोगों पे पूरी तरह खुल जाएगी। जो चीज मैं आपको समझानी चाह रहा हूं, ये इनकी बातों से जो है ना, ये किसी तरह भी जो है ये कंट्रोल नहीं होना। ये जितना मर्जी शोर मचाएं, ये सब माफियास को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी बल्कि मदद कर रहे हैं। अब और दोस्त सारे कहते हैं कि इसका फिर हल क्या है? हल दूसरा जो सबसे बड़ा हमें फौरन इस वक्त आईएमएफ आपसे नहीं कर रही ये कोई भी मुआहदा, और आईएमएफ ने करना भी नहीं है। अभी मुफादात हैं यहां पे खित्ते में, जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त जंग जारी है। एक तरफ आपका चाइना रशिया का ब्लॉक, दूसरी तरफ अमेरिका का। अमेरिका आईएमएफ किसके हाथों में खेलता है? अमेरिका के हाथों में। अमेरिका अभी कभी भी आपका ये नहीं होने देगा आईएमएफ का प्रोग्राम, क्योंकि वो जितना आपको प्रेशर में ला सकता है कि आप इस ब्लॉक से निकलें, चाइना और रशिया वाले। लेकिन ये कहने का मतलब है कि हर कोई अमेरिका के लिए खेलेगा, कोई दूसरे के लिए। इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है, डॉलर उसी वक्त नीचे आएगा। सबसे पहले ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ना, आज डॉक्टर साहब ने कहा कि जी डॉलर बेच दियो, ऐ कर दियो, वो कर दियो। लोगों में यार बेचैनी है, लोग अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं जो भी हैं। तो वो इस तरह नहीं होंगे जब तक आप एक मजबूत सियासी सिस्टम आप खड़ा नहीं करोगे। और उसके लिए ये लाजम है कि अब आप भूल जाओ कि तहरीके इंसाफ की और नून लीग की आपस में इट कुत्ते दा वैर है। पता नहीं दोनों में इट कौन है तो कुत्ता कौन है। ये अल्फाज बड़े चुभेंगे लोगों को, लेकिन क्योंकि इनकी वजह से मेरा मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किल में आया हुआ है। मेरे मुल्क के अदारे जो हैं वो बड़े गैर मुस्तहकम हो रहे हैं। तो मैं तो फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लूंगा, क्योंकि मेरी किसी के साथ सियासी एफिलिएशन नहीं है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि तमाम मौलाना साहब, उनकी भी माशाल्लाह पांचों घी में है, उंगली है, बल्कि सर भी कड़ाई में है। जैसे मैंने अर्ज की, सुबह सरहद में जो कुछ भी हो रहा है माशाल्लाह उनको सब कुछ पता है। उनके ही अजीजों का अरबी हैं, वो भी मजे ले रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? मेरे मुल्क का हो रहा है। तो बात यह है कि जब तक ये सारी सियासी पार्टियां मिलके, हाँ एक लफ्ज बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, और वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? जिसको सारे बहुत ज्यादा बोलते हैं, आसिफ जरदारी को। जिस तरह उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, उसी तरह आजकल वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बात कर रहा है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें तमाम फरीक शामिल हो, और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो आप 20 साल के लिए साइन करें कि जो भी हुकूमत आएगी वो इस पे अमल करेगी। फिर आईएमएफ भी आपसे बात उन्हीं शराइत पे करेगा। उसको पता होगा कि 10 साल 20 साल का इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लिया है, और जिसकी भी हुकूमत आएगी वो ये नहीं होगा कि इधर चलिया जाना तो उधर चलिया जाना। तो अर्ज आज के मुताल्लिक यही है। बजट के ऊपर जो भी इन्होंने बजट पेश किया है, इससे हालात संभलने नहीं है। संभलने हालात उस वक्त ही है जब आपका डॉलर संभलेगा। डॉलर कैसे संभलेगा? जो मैंने अर्ज की है आपके, एक तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करें, दूसरा अफगान बॉर्डर जितना है दोनों तरफ से, उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे आपके हालात ठीक नहीं होंगे। ठीक है।